सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, एनआरओ की सहूलत फिलहाल मुयस्सर नहीं। अपोजिशन इस्तीफे दे, मौलाना की ख्वाहिश। एमनेस्टी स्कीम के खात्मे में चंद रोज। नंदीपुर रेफरेंस, अवान पास, राजा फेल। इलेक्शन कमीशन के अरकान। हुकूमत और अपोजिशन में तनाज़ा बरकरार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बराह रास्त किसी ने एनआरओ का नहीं कहा, लेकिन जो खबर खलीज टाइम से आ रही है उससे लगता है कि जिन्होंने माल बनाया बैरून मुल्क, तो खलीज टाइम ये कह रहा है कि 1000 अरब रुपया जो लोगों ने बाहर बचा रखा था वो जाहिर कर दिया एमनेस्टी स्कीम में। अगर ऐसा है तो लगता है कि मालदारों को तो समझ आ गई है कि एनआरओ नहीं मिलने वाला। क्या जरदारों को भी, शरीफदारों को भी, सियासी मालदारों को भी ये चीज़ समझ आएगी कि अब एनआरओ नहीं मिलना? और ये एपीसी जो की जा रही है, क्या अभी शुरू होने से पहले ही मामला ख़राब हो गए कि तारीख तक पर इख्तलाफात हुए और अब इस्तीफ़ों की बातें हो रही हैं? मौलाना साहब कह रहे हैं कि सारे इस्तीफ़े दे दे। क्या होगा इस बारे में आज हम बात करेंगे। और ये बात भी कि शेख रशीद साहब क्यों ये कह रहे हैं कि एपीसी वालों को लेने के देने पड़ जाएंगे। असद खरल साहब मेरे साथ हैं, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं, मगर आज की डेवलपमेंट्स पहले देखिए। इससे पहले कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे बात करें, बाबर डोगर साहब और असद खरल साहब को सलाम है कि जो बातें वो कहते रहे हैं एपीसी के बारे में और दीगर भी जो मौजूआत ज़ेर बहस आते हैं अब पता चला में, तो आप लोगों को पहले ही पता चल जाता है इन दोनों की वजह से कि क्या होने वाला है। उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन असद खरल साहब, एक सवाल है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, वो कहते हैं कि बराह रास्त, अब उन्होंने कहा है कभी किसी ने बात नहीं की। दूसरी तरफ से होती है हिसाब किताब छोड़ो, आगे की बात करो तो उसको एनआरओ ले लिया जाता है, इस पर एतराज़ है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि अगर नैब में पैसे लेकर जुर्म कम कर दिया जाए, यानी उसकी सज़ा कम कर दी जाए, वो प्ली बार्गेन का अगर कानून है, तो फिर ये पैसे ले लें और उससे मुल्क को तो फ़ायदा हो जाएगा। कोई 2-3 अरब डॉलर रुपया ले लें और इनको जाने दें, उससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वैसे भी केसेस से निकल तो कुछ रहा नहीं है, उनको सजाएं हो गई, अंदर हो गए, बस और क्या है, पैसे वो दे नहीं रहे इस तरह। उसामा साहब, बिल्कुल आपने बात ठीक की है। नैब का कानून मौजूद है, प्ली बार्गेनिंग का कानून मौजूद है, लेकिन उसके अंदर ये है कि जब आप प्ली बार्गेन करते हैं, जरदारी साहब करेंगे, नवाज शरीफ साहब करेंगे, शहबाज शरीफ साहब, जो लोग हैं, अगर वो जो प्ली बार्गेन करते हैं तो उनको सबसे पहले अपने जुर्म का एतराफ़, जो गिल्ट है, उसको एडमिट करना पड़ता है। उसके बाद वो जितनी उनके ऊपर लाइबिलिटी, जो लाइबल रकम होती है वाजिबुल अदा, वो जमा करानी होती है 3 अक़सात में। एक जो है 34% पहले देनी होती है और रिमेनिंग 2 जो किस्तें होती हैं वो 33% वो उसके पे आर्डर आपको देने पड़ते हैं। उसके लिए तमाम तर आपके अकाउंट्स, प्रॉपर्टी फ्रीज होती है जब तक वो सारी चीज़ें डिस्पोज ऑफ नहीं होती। अगर आप वायलेशन करते हैं दोबारा पकड़े जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं इस हवाले से इनिशियली जो स्टेज, जब आपने देखा एक बीच में दुरानी आया था जब मरियम साहिबा का ट्विटर बिल्कुल आलमोस्ट वो नीम मुर्दा हो चुका था, बिल्कुल वो डिसफंक्शनल हो चुका था। नवाज शरीफ साहब खामोश थे, उनसे बार बार सहाफ़ी सवाल करते थे, वो जवाब नहीं देते थे, मीडिया से अवॉइड करते थे। मरियम साहिबा जो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव अब ट्वीट्स पे भी कर रही हैं, बयानात दे रही हैं, उस वक्त वो भी खामोश हो जाती थी, मुंह दूसरी तरफ फेर लेती थी। जी। उस वक्त इनको ये उम्मीद थी कि प्ली बार्गेन कर लें, लेकिन उसके लिए इनकी अपनी कुछ शराइत थी, कुछ तहफ़्ज़ात थे। ये चाहते थे कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि ये शो ना हो, ये चीज़ पब्लिक ना हो, हम किसी तरीके से बाहर चले जाएं और पैसे आपको जितने लाइबल है वो हम दे देते हैं किसी तीसरे मुल्क के जरिए, यूए के जरिए, कतर के जरिए। सही। अब इमरान खान साहब को ये क्यों वजाहत करनी पड़ी है कि बराह रास्त मुझसे किसी ने एनआरओ नहीं मांगा? बड़ा दिलचस्प सवाल। क्योंकि अमीर कतर जब आए हैं तो चाय मगोइयाँ ये हो रही थी पहले, जिस तरह के यूएई के शायद हुक्मरान जो है इसके डील के अंदर वो पढ़ना चाहते हैं और यूए के जरिए पैसा पाकिस्तान आ जाएगा। फिर उसके बाद मुलाकातें भी हुई कुछ हुआ, और उस दौरान भी एनआरओ के हवाले से कुछ बीच में मीडिएटर पड़े, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब तक ये बात पहुंची
तो उन्होंने कैटेगोरिकल स्टांस लिया कि इस तरह की कोई हिडन खुफिया डील नहीं होगी, जो भी करना है पब्लिकली करना पड़ेगा, वरना देते हैं दे, नहीं दे जेलों में सड़े। अच्छा, फिर अब कतर का मामला आया। अब इमरान खान साहब ने ये कैटेगोरिकली जो उसकी वजाहत की है, उसका मतलब ये है कि ये जो अभी पैसे हमें मिले हैं या जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, और जो शेख रशीद साहब ने जो बात की है वो भी एक पब्लिक की एक बात है, जिस तरह हम भी करते हैं कि अगर आप इनसे पैसे लेने नहीं, उल्टा इनके ऊपर लगा रहे हैं, और अगर ये देते हैं जो इन्होंने लूटा है माल, तो बाहर जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। वो तो नैब भी अच्छा प्ली बार्गेन के जरिए भी आप पैसे देके बाहर ही जाएंगे, लंदन जाए, पाकिस्तान जाए, जहां मर्जी तो जाए। वो जुर्म नहीं मानते तो छोड़ें, एक सियासत में भी तो कोई रास्ता देना है। बाबर डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं इस पर? पहली बात तो ये है कि उसामा साहब बार बार इमरान खान साहब जब ये कहते कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो अपोजिशन ये पूछी थी कि एनआरओ महंगा किसने है। अभी भी उन्होंने आधी बात की, आधी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जी बराह रास्त मुझसे किसी ने एनआरओ नहीं मांगा। मतलब तो साफ ज़ाहिर है कि ना तो आप नवाज शरीफ ने आपको फ़ोन किया, ना शहबाज शरीफ ने किया, ना मरियम ने किया, ना हमजा ने किया, ना जरदारी साहब ने किया, और फिर इनमें से डायरेक्टली किसी ने आपसे इंटरेक्शन नहीं किया। असल चीज़ तो ये है कि इनडायरेक्टली कौन कौन से लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो इनडायरेक्टली आपसे एनआरओ मांग रहे हैं। जी, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि चौधरी मुनीर जो हैं PMLN शरीफ फैमिली के वो रिश्तेदार भी हैं, बड़े करीबी हैं, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, और भी चंद एक लोग हैं जो बाहर से बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि किस तरीके से कोई ना कोई एनआरओ हो जाए। तो खान साहब या तो आप डायरेक्टली बताएं कि ये जो लोग हैं ये एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। और दूसरी जो चीज़ है, जी दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? सॉरी। अच्छा, मैं एक और नई बात करना चाह रहा हूँ, जो कि मैं ये लिख रहा था तो मुझे ये इससे भी अहम बात आ गई। मुझे ये बताएं बाबर डोगर साहब कि 22 अरब डॉलर का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि ये 22 अरब डॉलर, और एक हफ्ता पहले उन्होंने अमीर कतर के आने से पहले कहा। अब वज़ीर-ए-आज़म खुद से तो नहीं कुछ कर सकता, कोई बात तो कहीं हुई होगी, कहीं चली होगी, कोई फॉरेन सेक्रेटरीज में या डिग्निटरीज में कहीं ना कहीं कि जी क्या प्लान है, किस तरह के मुआहदे होंगे, पहले से तय होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इंस्टाग्राम पर कहते हैं 22 अरब डॉलर। कतर के अमीर आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, हमारे मेहमान हैं, उन्होंने बड़ी हमारे लिए मेहरबानी की पाकिस्तान के लिए। 3 अरब डॉलर का उन्होंने इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट भी, कुछ पैसे जिस तरह पहले मालिक ने दिए हैं कि डायरेक्ट स्टेट बैंक में भी आएंगे। कुल 9 अरब डॉलर के आप कह लें मुआहदे भी हुए, तिजारती मुआहदे दीगर। तो ये कम क्यों हुआ? ये तकरीबन 13 अरब डॉलर। आपको क्या लगता है? एक तरफ वो कह रहे हैं जी कतर की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, किसी किस्म की डील का नहीं कहा गया, तो फिर ये इतना फ़र्क क्यों है? कोई 2-4 अरब डॉलर का नहीं, पूरे 13 अरब डॉलर का फ़र्क। उसामा साहब जो प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं डायरेक्ट बाल, उनकी एक अपनी टीम होती है। उनके इससे पहले जब कोई भी फॉरेन डिग्नेटरी आता है तो उनकी टीम्स का आपस में इंटरेक्शन होता है। उसमें पहले से सारी चीज़ें सेटल होती हैं, तय होती हैं कि वो कितने इन्वेस्टमेंट होगी, कितने इन्वेस्टर साथ लेके आएंगे, और कौन कौन से मायदे होंगे। तो हर चीज़ पहले से डिसाइडेड होती है। सही। तो अब ये तो उनकी टीम को, इमरान खान को अपनी टीम से पूछना चाहिए कि जिन्होंने उनको गलत ब्रीफ किया या गलत उनको, ये कई दफ़ा हुआ है, असद उमर पर भी यही आता है कि वो गलत ब्रीफ करते रहे। सवाल ये था आपके ख्याल में ये कोई इस तरह का नरम गोशा लाना चाहिए अगर मिसाक़ मईशत पर उन्होंने बकौल असद कैसर साहब के जी हाँ जी वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ इस पर हामी भरी है कि हाँ इस पर बात हो सकती है, तो फिर ये जो असद खरल साहब भी बिटवीन द लाइन्स ये कह रहे हैं कि भाई अगर नैब से लेकर जाने दिया जा सकता है तो चले बिहाइंड द कर्टन्स कुछ हो जाए। साहब जो आपका मौजूदा सिस्टम है ना, ये जो अदारे जिस तरह से काम कर रहे हैं, अगले 100 साल में भी ना ये अदारे इनसे 1 रुपया नहीं निकलवा सकते। तो फिर यही तो कह रहे हैं कि पैसे ले ले और उनको फिर ठीक है इस तरह की कोई डील कर ले कि जनाब हाँ जी हमने इन लोगों का अचार डालना है, क्या करना है? असल इशू ये है कि लुटा हुआ माल वापस करें, मुल्क को दें। जब ये पैसा दे दे, चाहे वो कतर के जुर्म माने बगैर, वो कह रहे हैं जी जुर्म नहीं हम मानेंगे, कहीं और से पैसे दे देंगे। आपके ख्याल है चलें कुछ तो आएगा मुल्क में, सब पैसा तो आए इनसे, ये तो रिकवर तो हो, कुछ तो आए पाकिस्तान से। अगर वो जुर्म भी नहीं मानते, जेलों में बैठ के अपनी सजाएं पूरी कर लेते हैं और बाहर आ जाते हैं, तो उससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, उससे तो एक आना भी नहीं मिलेगा। या तो फिर आप अपने कवानीन को चेंज करें, लॉज को सख्त करें, नैब की जगह कोई तगड़ा मजबूत अदारा हो जो इनके हलक से पैसा निकाल सके। ये सिचुएशन नजर नहीं आ रही। फिर अब जनाब नैब की जगह भी कोई इदारा स्ट्रॉन्ग लाए। यहाँ सारे इदारे दुनिया में, इंडिया में आपके साथ इंडिया है, वहां पर इलेक्शन हुए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं ये कहा कि धांधली हुई है।
सब पार्टी ने अपनी जो जीते हैं, जो हारे हैं उन्होंने अपनी हार मान ली है। पाकिस्तान में इलेक्शन होता रिजल्ट आता नहीं है, धांधली का शोर पहले मच जाता है। इंडिया में भी FBI आ रहा है और बड़े रोर छापे मार रहा है, लोग अरेस्ट भी होते हैं। अभी इस्लाम करीमोव जो प्रेसिडेंट थे, उनकी बेटी गुलनारा जो है, उन्होंने $1.5 अरब जो है वापस किया है और माफी मांगी है। से माफी मांगी है। इस्राइल के नेतन्याहू जो है, उनकी बीवी ने जो जुर्माना है वो वापस किया है। यहाँ पे क्या मसला है? ये पाकिस्तान कोई अलहदा स्टेट है? सारी दुनिया में अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। सही खरल साहब, ये क्या उल्टी हमारे यहाँ गंगा बहती है कि वहां वो सदर की बेटी माफी भी मांग रही है और $1.5 अरब, $1 अरब 20 करोड़ डॉलर। मुझे एक बात बताएं कि मियां साहब को करप्शन की बुनियाद पर सजा हुई है, सारी दुनिया को पता है। इनके बाहर लंदन में फ्लैट्स हैं, पाकिस्तान में इलीगल प्रॉपर्टीज हैं। नहीं, वो तो खुद कहते हैं। तुम्हें इससे क्या उनसे ली जा रही? क्या कौन सा ऐसा अमर जो है इन्हें रोक रहा है? क्यों ये रोका जा रहा है? सर 7 डॉक्टर साहब जो वो अटैच हुई है, वो तो आज तक अटैच की सुन ले वारदात है कि जो उनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है और जो गाड़ियां अटैच हुई हैं वो डिस्पोज ऑफ हो गई, यहाँ पे गायब हो गई, वो गाड़ियां फरोख्त कर दी गई। मामला ये है कि जो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज है, बाहर तो चले हम कवानीन है, मुशगाफी है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो उसी तरह मौजूद है। क्या उनको नीलामी के हवाले से नैब ने कोई प्रोसीडिंग शुरू की है कि उनको नीलाम किया जाए, उनको कॉन्फिस्केट किया जाए, या उनको किया जाए, उनके बैंक अकाउंट्स को बंद किया जाए, ताकि फिर पता चले ना। आम अगर मुल्ज़िम हो नैब का, उसका नाम ECL में फौरन आ जाता है, उसके तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद हो जाते हैं, बल्कि उसके अजीजों अकारब के, उसके बेनामीदार के, उसके फ्रंटमैन के, उसके एसोसिएट्स के, उसके जो जानने वाले उनके भी असासे फ्रीज कर लेते हैं। वो भी अदालतों में धक्के खाते फिरते हैं कि जनाब हमारा उनसे कोई तल्लक नहीं है। वो कहते हैं हमें शक है कि ये उसकी करप्शन की बनी, के ये पैसे से जायदाद बनी है। मामला ये है कि यहाँ तो वह मामला नहीं है। फिर वो जो आप जिन मुल्कों की मिसालें आप दे रहे हैं कि अजरबैजान के जो मेरा ख्याल उज़्बेकिस्तान के सदर, हाँ, उनकी जो बेटी ने $1.5 अरब तकरीबन दिया है, कौम से पूरी टीवी पे आके माफी मांगी है। यहाँ पर जिन्होंने लूटा है वो आके टीवी पे आके वो नैब को गालियां निकालते हैं, वो रियासत को गालियां निकालते हैं, रियासती इदारों को गालियां निकालते हैं, और वो कहते हैं ना जितना बड़ा चोर है उतना जोर है, उतना शोर से आते हैं सामने। तो यहाँ पे तो बिल्कुल वो इस तरह का रिवाज है ही नहीं ना कि माफी मांगना, वो कहते हैं शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई इखलाकियात होती है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो आप देखें वो इस तरह के विक्ट्री के निशान, यानी करप्शन के केसेस हैं और विक्ट्री के निशान किस तरह बना के आ रहे होते हैं। वो आपको उनके चेहरे के बयान दे रहे होते हैं, तकरीरें कर रहे होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म जी रहनुमा जी, उसको हथकड़ियां लगाई हुई थी, वो पार्लियामेंट में प्रोडक्शन ऑर्डर में नहीं जा सकती थी, तो वो तो हथकड़ियां लगा के उस खातून को पेश किया जाता था अदालत में करप्शन की वजह से। तो वो तो और चीज़ है। यहाँ तो आपको प्रोडक्शन ऑर्डर आएंगे, आप आएंगे, बैठेंगे, तकरीरें करेंगे, पूरी दुनिया में आपको दिखाया जाएगा कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, ये हमारे साथ क्या जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, लाखों वोट लेकर आए हैं, हमें कौन हाथ लगा सकता है। यहाँ तो मसला ही है। अच्छा, हर बंदे की तो बेल हो रही है, हर बंदा। अब आप सिंध में जो मेमन साहब शर्जील इनाम मेमन साहब, आप देखें 2016 में अरेस्ट हुए, आज कोर्ट में जनाब नैब वाला कह रहा है कि जनाब इनसे हमें इनका कोई सबूत नहीं हमें मिला। तो भाई 2.5 साल फिर उसको किस जुर्म में जेल में रखा है? या तो फिर नैब वालों को जेल में डालने के जनाब आपने इनको 2-2.5 साल पकड़ के रखा, अगर आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है तो फिर आपने किस चक्कर में पकड़ के रखा? सर यहाँ पर जो अदारे हैं वो तबाह हाल है, बेड़ा गर्क हो चुका है, उनके पल्ले कुछ नहीं है। अदारों को बदलना होगा, उनमें बहुत ही लेटेस्ट जो लोग हैं, जो जिनको लेटेस्ट अकाउंटेबिलिटी के जिनके पास टेक्निक्स हैं, बाहर से लोग मंगवाएं। लेकिन यहाँ पर टेक्निक के साथ विल होने की जरूरत है, टेक्निक्स है। खरल साहब मुझे एक बात बताएं, अच्छा मैंने जो तरीका पता, सर मुझे एक बात बताएं, ये जो तरीका कार क्या है ये सुन ले जरा। वो हमजा साहब हैं, उनको एक कुर्सी रखी जाती है, पहले तो जब उनसे कहा जाता कि जी आ जाए, वो कहते जी मेरा भी मूड नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। जब कोई टाइम होता है उनको वो ले आते हैं, वो सामने बैठ जाते हैं, उनसे कहते हैं कि जी ये सवालों के जवाब दे दें। वो कहते हैं जी मैं नहीं देता, जाओ जो करना है कर लो। ये नैब की हिरासत में हो रहा है, नैब की हिरासत में उनसे कहता है, कहा जाता है कि जी ये देखिए ये चीज़ें आपकी सारी कनेक्ट हैं, ये बंदा ये कौन था, इससे ये फलाना बंदा, इसके नाम पे आपने बिनामी ये अकाउंट खुलवाए, इसको इतने पैसे दिए, ये किया। वो कहते हैं जी मुझे तो याद ही नहीं है। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि जी ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये सारे डॉट्स कनेक्टेड हैं। वो कहते हैं जी फिर मेरे वकील से जाके बात करें।
ये बल्कि वो कहते हैं आप लिख के मुझे दे जाएं, मैं इसको एग्जामिन करूंगा, फिर वकील से बात करूंगा, वकील से बात करके फिर आपको बताऊंगा। शहबाज शरीफ की जो इन्वेस्टिगेशन ऐसे मरियम भी कहती हैं कि जब मैं जेआईटी में गई तो मैंने उनसे सवाल पूछा, ऐसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने उनसे, शहबाज शरीफ साहब जो है उनसे जब इन्वेस्टिगेशन की जाती मैं थी, पूछता हूं, उनसे जब इन्वेस्टिगेशन की जाती थी उनसे कहा जाता था जी ये फलाना प्रोजेक्ट था, इसमें इस तरह करप्शन हुई, ये सारे हमारे पास ये सारे सबूत हैं। वो पहले तो कहते मुझे याद ही नहीं है, फिर उसके बाद या वो फिर तकरीर शुरू कर देते जी मैंने पंजाब में इतने प्रोजेक्ट लगाए, बिजली नहीं थी बिजली दे दी। अच्छा, मैंने एक सवाल का जवाब लेने के लिए नैब को 3 घंटे की तकरीर सुननी पड़ती थी शहबाज शरीफ साहब, अभी और बड़ी वो जवाब फिर नहीं मिलता था। तो सर इस तरह से तो अगर आप ये नैब ये समझती है कि इस तरह से कोई इन्वेस्टिगेशन करके इनसे निकाल लेगी, मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा, नैब के ग्रेड 17 के जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो इन लोगों से डर रहे होते हैं। उनको ये डर होता है कि कल कहीं इनकी गवर्नमेंट आ गई तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस तरह से ये अकाउंटेबिलिटी नहीं चल सकती सर। फिर ये एपीसी भी तो है ना, उससे भी क्या हुकूमत डर रही है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो ये शर्त भी रख दी है कि इस्तीफे दे दें सारी ऑपोजिशन जमातें, पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दें, कौमी असम्बली से सेनेट से इस्तीफा दे के आ जाएं, ताकि भरपूर एक जिद्दोजहद कर सकेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। और इस्तीफे का मतलब है कि पार्लियामेंट ही हम चलने देंगे। तो इस पर भी सोचा जा रहा है, अगरचे इख्तलाफ तारीख पर ही शुरू हो गया कि बाज़ लोगों ने कहा जी ये तारीख न रखें, बजट पर बहस हो रही है, लेकिन मौलाना साहब ने कहा ऐसी की तैसी बस यही तारीख रहेगी और इस्तीफे भी दो, जब मैं नहीं तो कोई भी नहीं। तो असद खरल साहब वो तो मैदान में आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कल आप लोग तो कहते हैं कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, वो तो इस्तीफे तक बात आ गई थी ना। ये उस बात का इंडोर्स कर दिया है, यानी एपीसी से हुकूमत नहीं डरी, एपीसी से खुद एपीसी डर गई है। यानी फजलुर रहमान साहब ने जो इस्तीफों का मुतालबा रखा है ना कि इस्तीफे लेके आए, वो एपीसी की जो पार्टीज हैं, जो लीड पार्टीज हैं, जी पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और एएनपी, वो खौफजदा हो गए। उन्होंने कहा मौलाना साहब इतना बड़ा आपने मुतालबा रख दिया है, अगर आप नहीं है एमएनए तो इसका मतलब हमें तो ना आप डीसीट करें। जी। तो मौलाना साहब ने इतना सख्त जो शर्त रखी है, इस शर्त की वजह से पीपल्स पार्टी, नून लीग और एएनपी जो है उन्होंने बाकायदा रिक्वेस्ट की है कि इसकी तारीख जो है उसमें ताखीर की जाए। अब मौलाना साहब जो है उस पर अटके हुए हैं। मेरा ख्याल है एक तो कल यानी जो 26 को है, अगर 26 को ये इजलास हुआ भी सही तो इसमें गैदरिंग इतनी लंबी चौड़ी नहीं होगी, एक नाकाम इजलास होगा, इसकी डेट तब्दील हो सकती है। और जो इस्तीफों के वाले से बात है, ये भी मौलाना साहब की वो मानने वाले नहीं है। तो मैं पहले ही कह रहा था कि ये बसम हो जाएगी, खुद ही आपस में लड़ पड़ेंगे। मैं तो माना हुकूमत को अभी तमाशा देखने की जरूरत है। अगर हुकूमत के वजीर खुदकश बीमार ना बने तो मेरा ख्याल है एपीसी आपस में एक दूसरे के साथ खुदकश हमला कर लेंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने उसको हाइप क्रिएट की, एपीसी को हवा बनाने की कोशिश की, तो फिर मेरा ख्याल है शायद इकट्ठा हो जाए वो। बाबर डोगर साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन में कभी उस तरह से रहे ही नहीं, तो क्या उनको अपोजिशन की सियासत नहीं आती, वो जज्बा नहीं है, तो उसमें कोई कामयाबी नहीं नजर आ रही। जब से ये हुकूमत आई है कई दफ़ा कभी वो सदर बनना चाहते हैं, कभी वो सदर जरदारी साहब, साबिक सदर जरदारी साहब हैं, उनके साथ कभी जाके मुशावरत करते हैं कि अच्छा हम मिलकर कुछ करते हैं। वो नून लीग के साथ जाते हैं, वहाँ से बनकर आ जाते हैं, जरदारी साहब शिकवा करते हैं कि भाई आप तो हमारा पैगाम लेकर गए थे, आप उनके उम्मीदवार बनकर हमारे पास आ गए हैं। तो ये क्या अभी तक जो भी मौलाना साहब जहां पर गए हैं नाकामी ही उनको हुई है हर सतह पर। उसामा साहब 2002 से लेकर 2008 तक अपोजिशन लीडर थे, तो उस वक्त सरकारी घर में रहते थे। 2008 से 2013 में तब उनकी हुकूमत भी थी ना, कश्मीर कमेटी के सदर थे, सरकारी घर इस्लामाबाद में था, साथ प्रोटोकॉल भी था। 2013 से 18 में भी कश्मीर कमेटी के सदर थे, सरकारी घर भी था, प्रोटोकॉल भी था। ये पहली दफ़ा है कि मौलाना असम्बली में नहीं है। अब चूँकि मौलाना असम्बली में नहीं है तो वो ये चाह रहे कि ये असम्बली होनी नहीं चाहिए, ये गिर जानी चाहिए, दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, ये असम्बली जो है ना ये कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी कभी नहीं करेगी। मुझे याद आ रहा है मोहतरमा ने करेगी, नून लीग भी नहीं करेगी। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट टूटे। इनके पास बैकअप प्लान ही कोई नहीं है। ये इमरान खान की गवर्नमेंट टूट जाती है, मैं एक मफरूजे पे बात कर लेता हूँ, फिर क्या होगा, क्या करेंगे? ये मिलके गवर्नमेंट चलाने की हिम्मत नहीं है, दोबारा इलेक्शन में जाने के ये काबिल नहीं है। तो ये चाहते ही नहीं है कि ये गवर्नमेंट उठे, ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट चले। शहबाज शरीफ भी यही चाहते हैं। अच्छा। उसके बाद बिलावल भुट्टो भी यही चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट हर सूरत में चलनी चाहिए जी। हाँ, मोहतरमा मरियम नवाज जो है
उनकी ख्वाहिश हो सकती है कि ये गवर्नमेंट टूट जाए। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश ये हो सकती है कि ये गवर्नमेंट टूट जाए, लेकिन शहबाज शरीफ की या बिलावल की ये कतन ख्वाहिश नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये किसी एक एजेंडे पे मुत्तफिक होना बहुत ही मुश्किल आप दोनों की राय है और ये पहले दिन से है। मैक्सिमम ये होगा, इसका जो एजेंडा पास होगा वो ये होगा कि जनाब ये जो सेनेट के चेयरमैन को हटाने की बात करें, ये भी नहीं हटना, नहीं वो अभी से इख्तिलाफ हो गए हैं। जो मैक्सिमम होगा वो ये होगा कि जी सारे मिलके ना लोगों जलसे करते हैं, मैथ मोबिलाइजेशन करते हैं, ये इस पे इत्तेफाक होगा, जलसा होगा। लेकिन खरन साहब तो कह रहे हैं उसके लिए भी पैसे अब बड़ी मुश्किल से अरेंज होंगे, धरने शुरने के लिए, जलसों के लिए कोई आसान काम नहीं है। आखिरी सवाल इस मौजू पर मेरा, क्योंकि ब्रेक लेनी है, मुख्तसरन ये बताएं कि APC वाले कैसे फंसेंगे, क्योंकि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी जान नहीं छुड़ा सकेंगे जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, ये लेने के देने पड़ सकते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को। शेख साहब ये कह रहे हैं, खरल साहब आपको क्या लगता है इस पर, वो क्यों ये कह रहे हैं कि जो लोग इसमें आ रहे हैं, वो क्योंकि आज तो उसामा साहब ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे जब पूरी कौम देखेगी कि ये जो हंडिया बीच वो कहते हैं ना वो चुराहे फूटेगी। जी जी, तो पूरी कौम के सामने फंसने वाली बात है ना कि आपने आप बैल मुझे मार कर दिया कि उस हालात में जब ना तो लोग आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, ना अपोजिशन जो है वो इस्तीफे देने के लिए तैयार है, ना कोई इलेक्शन का मुतालबा है, कोई ऐसा डिमांड भी नहीं है। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना कि जिस तरह वो अब मैं तो कंबल को छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो मामला ये है कि APC का जो हवा बनाने की कोशिश की थी सर, इससे जो बड़ा इशू है उसामा साहब, इससे बड़ा जो इशू है जी जी, APC जो बुलाई जा रही है, किस इशू पे बुलाई जा रही है? महंगाई, बेरोजगारी। तो महंगाई और बेरोजगारी में एक इशू मतलब कहते हैं ये भी है महंगाई और बेरोजगारी। सर हर मुझे एक बात बताएं, ये अवाम के पास जाएंगे तो नारा क्या देंगे? महंगाई और बेरोजगारी जो है वो तो सबको पता है कि पिछली जो कर्जे हैं ये छोड़ के क्या गए थे? 24,000 अरब का कर्जा यही छोड़ के गए थे ना, ये कौन सा पैसा छोड़ के गए थे? क्या गवर्नमेंट ने करप्शन की है? कुछ इनके पास है कि इन्होंने 10 महीने में हमने जनाब इतना अरब छोड़ के गए थे, ये सारा खा गए हैं? ये तो नारा हो सकता है ये कि जी ये जो गवर्नमेंट है इसने ये दो नंबरियां की हैं, इनके ये मिनिस्टर्स करप्ट हैं, या ये गवर्नमेंट जो है इसकी ये गलतियां हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। मसला ये या तो ये कह के जाते कि जनाब हमने 24,000 अरब छोड़ा था, ये सारा खा गए हैं, लूट गए हैं, करप्ट हैं, 2 नंबर हैं। ये नारा तो है ही नहीं है। नारा जो है बजट, जी बजट में महंगाई हो गई, तो एक आम आदमी को पता चल रहा है कि बजट में महंगाई क्यों हुई, वजह क्या है? सिलेक्टेड का लफ्ज कहने दें, ये उनका मसला है। यानी आप जो बात कर रहे हैं वो वाकई बिल्कुल दुरुस्त है कि आप PIA को अच्छा करके को देने के लिए कोई नारा नहीं है। सही, अवाम को इकट्ठा करने के लिए इस अपोजिशन के पास कोई नारा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी की अगर ये बात करते हैं तो ये इनके अपने गले में पड़ेगी, ये जिम्मेदार है। 5 साल पे पार्टी की गवर्नमेंट रही, 5 साल की गवर्नमेंट थी, छोड़ के क्या गए हैं? और ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त है। और इसमें एक अहम बात यह भी है कि मरीम नवाज साहब ने कहा जी हमने सेनेट में जो चेयरमैन है उनको हटाने की बात की है, बिलावल ने, और लगा कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। तो हर जगह मात नजर आ रही है, कोई एक स्टेप नहीं ले पा रहे जिसका ये कहते हैं। तो हर तरफ यू टर्न क्या गोल चक्कर में घूम रहे हैं और बस बेइज्जती हो रही है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि एमनेस्टी स्कीम लग रहा है कि बहुत ही कामयाब हो रही है, खलीज टाइम्स ये कह रहा है। ब्रेक के बाद अब पता चला हुकूमत की तरफ से एमनेस्टी स्कीम का कहा गया और एसेट डिक्लेरेशन इसको कहा गया। 30 जून इसकी आखिरी तारीख है और खलीज टाइम्स ये कह रहा है कि अब तक 10 खरब रुपए के बैरूनी असासे कानूनी बना लिए गए हैं और इसमें 346 अरब रुपए के असासे सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी ने जाहिर किए हैं। और इसी तरह से उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, फिर उसके बाद बरतानिया में और चौथे नंबर पर सिंगापुर में। तो कहाँ कहाँ माशाअल्लाह पाकिस्तानियों के पास अरबों रुपए के असासे हैं। तो ये कमाल चीज़ सामने आ रही है। बहरहाल हुकूमत ने एमनेस्टी दी है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में, 1 से 2 सालों में 100 ममालिक से ज़्यादा ममालिक हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कहाँ कहाँ पाकिस्तानियों की जायदादें। अभी तक 28 ममालिक से आ चुकी हैं, 71 ममालिक से शायद अगले साल आ जाएंगी। तो सब ममालिक से पता लग जाएगा कहाँ कहाँ कितने पैसे। असद खरल साहब, तो क्या वाकई ये पाकिस्तानियों की इतनी दौलत बाहर है? ब्रेक में भी बात हो रही थी, मुझे तो यकीन नहीं आता, इतना पैसा है माशाल्लाह लोगों के पास, लेकिन वो टैक्स उस तरह नहीं देते। तो ये आपको लगता है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग हो रहा है, लोगों को समझ आ रही है कि अब वाकई मालदारों के लिए एनआरओ नहीं है इस मुल्क में?
देखिए दौर तो इससे भी ज़्यादा बाहर है पाकिस्तानियों की, नो डाउट। 28 ममालिक से अब तक जो डाटा आया है 1,52,000 ऑफशोर अकाउंट जो हैं वो गवर्नमेंट के पास आए हैं। जिस तरह और बताया आपने 71 ममालिक से और डाटा आ रहा है। 11 अरब डॉलर के एसेट जो हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। 346 अरब का आपने बताया सिर्फ दुबई के अंदर, जो आपने कहा ना कि लोगों ने एमएसटी ली है। ये जो एग्जैजरेटेड फिगर है, मैं इस पे बिलीव नहीं करता अभी। 346 अरब से ज़ायद पाकिस्तानियों के असासे तो हैं, बल्कि 1000 अरब से ज़्यादा ही हैं यूएई में सिर्फ असासे सिर्फ। लेकिन जो 346 अरब की एमएसटी अब तक ली जा चुकी है और 10 खरब की एमएसटी अब तक ली जा चुकी है, गैर कानूनी असासों को कानूनी बनाया जा चुका है, ये फिगर तो बिल्कुल अबनॉर्मल है अब की हद तक। अभी टाइम इस वक्त तक मेरी FBI के हुकाम से भी बात हुई है इस फिगर के बाद, पुलिस टाइम की रिपोर्ट और जो बताया गया कि जनाब वो एक डायरेक्टर जनरल का हवाला दिया गया कि उन्होंने ये कहा है। इस तरह का कोई डाटा अभी तक इतना बड़ा वॉल्यूम अगर 10 खरब की एमएसटी हो जाए तो फिर तो वारे न्यारे हो जाए, फिर तो मुल्क में आपको और कलेक्शन जो टारगेट्स रेवेन्यू अदा फिर तो सारे मुकम्मल हो जाए। आपकी बात दुरुस्त है खरल साहब, लेकिन ये देखिए इसमें एमनेस्टी इन असासों के लेने का मतलब है 1 से 4% आपने मैक्सिमम लेना है। अगर आपने 1 करोड़ का लीगल कराना है तो आपने 1 लाख रुपया देना है। 10 खरब का अगर आप 4% भी निकालें तो वो भी 40 मेरा ख्याल अरब से ज्यादा बन जाता है जी। तो 40 अरब रुपए भी कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, यकीन। फिर अगले टैक्स नेट में भी आ जाता है, फिर इस तरह पाकिस्तान से सारा मिलाएंगे तो ये तो फिर बिलियन ऑफ रुपीस बहुत बड़ा एक वॉल्यूम बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एमएसटी का अभी तक तो लोग कंफ्यूज इस बात पे हैं कि 30 जून आखिरी डेट है या एक्सटेंड होगी। बहुत सारे जो लोगों से हमारी बात हो रही है वो कंफ्यूज है अभी। अच्छा, कुछ लोगों को तहफ़्ज़ात है कि अगर हमने जाहिर कर दिए तो फांसना जाए। दूसरा ये है कि शायद ये 30 से आगे एक्सटेंड हो जाए। अच्छा, अब जो वुकला हैं उनके पास भी लाइनें लगी हुई हैं। लोग जो होते हैं कि हम तो ऑलरेडी फाइलर हैं चले, लेकिन जो कारोबारी बंदा है वो 100 चीजें देखता है। वो बगैर वकील के, जिस तरह ये कहते हैं इतना आसान है कि डाउनलोड करें और फिर ऊपर से लूट मार का आपने अपना ही डाटा देखने के लिए 500 रुपए आपको पे करने पड़ते हैं, ये भी ज्यादती है। देखिए आपने आसानियां लोगों के लिए पैदा करें और कम से कम जो नादरा से डाटा अपना ही देखने के लिए वो अगर मुफ्त आप करेंगे ना तो लोग डर जाएंगे जब उनको पता होगा कि ये वाकई अपने ही देखेंगे आंखों से कि ये डाटा तो हमारा आ चुका है। तो क्यों ना हम इसको ऑफिशियली खुद भी डिक्लेयर कर दें या ये चीज हमारी मिस हो गई है या ये चीज हमारी ज्यादा गलत आ गई है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां हैं मैंने आगे बेच दी, आपने बेच दी, नाम उस पर नहीं हुई तो आपके नाम पे रहेगी। इस तरह की बहुत सारी ऐसी एम्बिग्विटीज हैं जो कि आपकी लायबिलिटी या शो हो रही है या आपकी ऑनरशिप में शो हो रही है। सही, क्योंकि गुडविल पे आगे चल रही गाड़ी 4 हाथ आगे लोग इसको देखना चाहिए क्या क्या सामने आ गया। तो ये 500 रुपया एक तो फ्री करना चाहिए। जी बाबड़ोगर साहब बड़ी अपीलें हो चुकी हैं। मैं बिल्कुल इस फिगर से एग्री नहीं करता। पाकिस्तान में अभी तक जो ये एमनेस्टी स्कीम चल रही है उसका रिस्पॉन्स कोई इतना अच्छा नहीं है। फिलहाल गवर्नमेंट की रिट है नहीं है, अदारे वीक हैं, FBI की अपनी क्रेडिबिलिटी है कोई नहीं है। जब तक गवर्नमेंट अपनी रिट कायम नहीं करेगी, जब तक गवर्नेंस की बेहतरीन मिसाल पैदा नहीं करेगी, जब तक बड़ी बड़ी मशीनों पे हाथ डाल के उनसे उनके पेट से पैसे नहीं निकाले जाएंगे, उस वक्त तक लोग गवर्नमेंट के किसी बड़े क्लेम पर यकीन नहीं करेंगे। नहीं, अब जब यह आ गया कि आप चेक कर लें, आप या मैं 500 रुपया वो देंगे मेरा ख्याल ऑनलाइन किसी तरह से हमें नजर आ जाएगा कि भाई मेरे नाम पर ये असासे हैं जो गवर्नमेंट के को पता चल चुके हैं, नादरा और FBI ने मिलकर वो बना लिया है, तो फिर तो सामने आना चाहिए कि ये छुपाए हुए थे तो सारे इनको पता है। एक वकील करेंगे वो सारी चीज़ को चैलेंज कर जाएगा, कोर्ट में अड़ा रहेगा। यहाँ पर नैब ने पता नहीं कितना अरबों खरबों रुपए जो है वो स्टैब्लिश कर दिए, फेक अकाउंट स्टैब्लिश हो चुका हुआ है, पनामा लीक स्टैब्लिश है, रमज़ान शुगर मिल स्टैब्लिश है, ये आशियाना हाउसिंग स्कीम जो है ये स्टैब्लिश है। लगता तो ये कि कड़ी से कड़ी मिली हुई है, चेन से चेन मिली हुई है, डॉट से डॉट मिला हुआ है, इसकी बेल होनी नहीं चाहिए, सारे मुल्जिम बाहर हैं। तो इस तरह से चीजें नहीं चलेंगी जब तक अदारे मजबूत नहीं होंगे, जब तक गवर्नेंस मजबूत नहीं होगी, जब तक गवर्नमेंट की रिट नहीं होगी, तो उस वक्त तक मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह की एमनेस्टी। आपने रिट की बात की है, आपने फैसलों की बात की है, कानून की बात की है। एक फैसला आया जनाब और उस पर भी बहुत ज्यादा बहस शुरू हो गई है, कंट्रोवर्शियल हो गया है। वो मामला है नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का। बड़ा सुनते थे इसका हम, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी जोर लगा दिया, पीपल्स पार्टी के दौर से लेकर अब तक कुछ उसका खास नहीं बन सका। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब बाबर अवान साहब बरी हो जाते हैं और राजा परवेज अशरफ साहब
दोनों पीपल्स पार्टी को उस दौर में सर्व कर रहे थे, उनके खिलाफ फैसला आ जाता है, उनकी बरियत नहीं होती। तो ये क्या चक्कर है असद खरल साहब? इस पर तो वो कह रहे हैं कि जी ये तो गठजोड़ है नैब का और इमरान खान का। देखें, नंदीपुर का जो स्कैंडल है ना, उसामा साहब, बाबर अवान साहब का नाम उसमें डाल दिया गया। जारी बात है, वज़ीर कानून व इंसाफ थे और उनका कसूर ये था कि एक समरी थी, एक गलत चीज़ थी, उन्होंने उसको रोका हुआ। उस वक्त 11 अरब रुपए थी उसकी, 11 अरब थी कॉस्ट उसकी। फिर उसके बाद उन्हीं के दौर में 22 अरब तक चली गई। अब ये तो आप कहते हैं बहुत बड़ा उन्होंने जुल्म कर दिया। उसमें ना तो वो किकबैक्स उन्होंने लिया, ना कमीशन लिया, ना अपनी मर्जी का किसी को बोली दी, ना ठेका दिया, ना किसी ठेकेदार के साथ ओपिनियन मांगा गया था। अच्छा, ओपिनियन तो उन्होंने देखा कि गलत है, उन्होंने रख ली फाइल। अच्छा, अब मामला क्या हुआ कि 22 अरब तक गया। फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, पंजाब में ऊपर आ गई, मरकज इनकी दूसरी दफा इनकी भी उनके आ गई। उसमें 44 अरब तक गया, फिर 57 अरब तक गया, फिर उसके बाद 184 अरब तक गया, फिर 144 अरब तक गया। 144 अरब तक गया। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर रेफरेंस नहीं दायर हुआ। ख्वाजा आसफ वजीर पानी व बिजली थे, उनके ऊपर तो रेफरेंस नहीं है। आपने, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जो असल कल्प्रिट हैं, जिन्होंने 22 अरब या 11 अरब से 144 अरब तक ले गए, वो तो कहते हैं हमने करके दिया। मरकजी मुल्जमान को तो आपने छोड़ दिया और नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो चला ही नहीं सके। और फिर नंदीपुर पावर के ऊपर 2 रेफरेंस हैं, एक नून लीग के दौर में भी रेफरेंस है, लेकिन उसके अंदर सारे बड़े मुल्जमों को निकाल दिया। अब ये जो कन्फ्लिक्ट बनाया जा रहा है, एक जो कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है कि चूंकि बाबर अवान साहब ने वफादारी तब्दील करके पीटीआई ज्वाइन कर दी तो उनको बरी कर दिया, और जो पीपल्स पार्टी के साथ वफादार है राजा परवेज शरीफ साहब, उनकी जो जमानत है या उनकी बरीयत है उसको मुस्तरद कर दिया गया। इसमें आप अदालत को ना कोसें, अदालत का इशू नहीं है, इसमें केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स और उसके फैक्ट्स अगर देखेंगे वो फर्क है। तो राजा परवेज अशरफ साहब का उसमें रोल है, उनकी मेलाफाइडी उसमें थी कि वो रेंटल राजा कहते थे, और वो कौन कहते थे? ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे। वही ये केस लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते थे, तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते थे, और अब जनाब वो बगलगीर हैं, गले मिल रहे हैं और इकट्ठे जिद्दोजहद कर रहे हैं। सियासत के क्या रंग होते हैं जनाब। बाबर डोगर साहब, तो फिर क्या कहें इसको? ये एक और फैसला ऐसा आया है जिसको अपोजिशन नहीं मानती। अपोजिशन कौन से फैसले को मानती है सर? अपोजिशन हर उस फैसले को मानती है जो उनके हक में आए, जो उनके खिलाफ आए, उसमें वो सब वो कोर्ट पे डाल दिया जाता है। ख्वाजा साहब की अगर बेल हो जाए तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं है तो जी कोर्ट ठीक नहीं है। मरीम नवाज जो हैं, अगर मियाँ साहब की बेल हो रही हैं तो वो बिल्कुल कोर्ट ठीक है। जब उनके हक में फैसले आ रहे हैं तो उस वक्त अदालतें आज़ाद होती हैं, जब उनके खिलाफ फैसले आते हैं तो उस वक्त अदालतें जो हैं वही अदालतें जो हैं वो गलत हैं। यही हालात बिलावल साहब, तराजू लहराए जाते हैं, देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना तराजू के साथ क्या हो रहा है, और जलसों में क्या क्या जजों को कहा जाता है। यही जज जब इनके हक में फैसला दे रहे थे उस वक्त ये सारे जज बहुत अच्छे थे, बिल्कुल इंसाफ पसंद थे, मेरिट पे फैसले दे रहे थे। जब इनके खिलाफ फैसला आएगा, जब भी आएगा, तो उस वक्त अदालतें जो हैं वो आज़ाद नहीं होंगी। अदालतें आपकी नज़र में कसूरवार कौन है? नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, ये अरबों रुपए का, पाकिस्तान को शायद 100 अरब रुपया कम से कम पाकिस्तान को नुकसान हुआ, 100 अरब रुपया, और उससे निकला कुछ नहीं। सर, उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं, पहली बात तो ये कि राजा साहब, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, ये 2 बंदे इसके मेन कल्प्रिट्स हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने वहाँ पर जो एमडी लगाए थे वो एक डीएमजी ऑफिसर थे, महमूद साहब, कैप्टन महमूद, वो बाद में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक भी लगाए रखे, उनके बड़े चहीते थे। अरबों रुपए का उसने वहाँ पर नुकसान किया। उसके बाद ये कोई फिजिबिलिटी स्टडी नहीं देखते कि भाई यहाँ से रन ऑफ द रिवर या पानी के साथ ही बन सकता है? फिर कहते जी पेट्रोल से, फिर आ कहते ओह पेट्रोल से बड़ा महंगा, हम ये गैस से बना देंगे, कमाल कर देंगे। यानी ये अजीब, रात को ख्वाब देखते हैं कि हम इस तरह बिजली बना देंगे, इस तरह बिजली बना देंगे, और अरबों रुपया उसमें झोंक देते हैं। पहले नहीं देखते कि ये वायबल है, ये कोई फायदेमंद है, नहीं है। यानी आप रियासत के इतना गरीब कौम का पैसा, कोई 1 अरब रुपए की बात नहीं है, कोई 10 करोड़ की बात नहीं है, 100 अरब 200 अरब रुपया ऐसे फेंकते हैं ये जैसे पता नहीं क्या। बाप का पैसा है, अगर अपना पैसा हो तो इस तरीके से तजर्बे ना करें। भिक्की में इन्होंने इस तरह किया, यानी आप पहले बिजली पे बनाते हैं, लगवाने के वो लिए, सिस्टम सिर्फ अखबार में खबरें छापने के लिए, बड़े-बड़े पेजेस पे नंदीपुर हमने शुरू किया, नंदीपुर हमने शुरू किया, पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट कर काम, प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दिया जाता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बाद में बनाई जाती है खानापुरी के लिए। शहबाज शरीफ साहब की तो ये हमेशा से ही उनका वो इसी तरह करते हैं।
जो उनके दिल में आ गया वो होना ही होना है। पब्लिक का पैसा है, भाड़ में जाए, ज़ाया होता हो, जो मर्जी हो जाए, ये जो करना है वो करना ही करना है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ऑरेंज लाइन है जो 160 अरब रुपए में बनी थी, वो 300 अरब तक चली गई और उसमें उसको वक्त से पहले स्टार्ट कर दिया गया। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो बनाई नहीं गई, अदारों ने जो रिकमेंडेशन दी, जो रिपोर्ट दी, जो भी उसके खिलाफ रिपोर्ट आती थी उस बंदे को वहाँ से हटा दिया जाता था। तो सर ये लोग आज उस प्रोजेक्ट को ऐसे पेश किया जाता है कि अगर वो ऑरेंज लाइन ट्रेन चल जाती तो पूरा मुल्क कहीं से कहीं, पता नहीं हम कोई सिंगापुर, कोई पेरिस बन चुके होते, पता नहीं क्या हो चुका होता वो, जिसमें 300 रुपए लगा दी सब्सिडी जा रही है, उसके बगैर भी दुनिया जी रही है और सारे मामला चल रहे हैं। वो बस जो गुजरता है वो देखता है कि या पुल पे पुल बन गए हैं, कंक्रीट का पूरा आपने शहर बना दिया, उससे क्या हासिल हुआ? पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट्स किसी जगह लग सकते थे। नंदीपुर में जिस तरह आपने पैसा झोंका है, ऐसे जैसे चिमनियों में वो कोयले के ऊपर फेंकते हैं ना जी, उसको और आग भड़काने के लिए, इस तरह पैसा फेंकते रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा सर, आखिर में चूंकि 1 मिनट रह गया, हमेशा अनफॉर्चुनेटली लास्ट में हमारे पास टाइम कम बचता है खबर के लिए, इलेक्शन कमीशन के अरकान का मामला, ये कैसे इस माहौल में हल हो सकता है? ना सिंध का जनाब बन रहा है, ना बलूचिस्तान का। अब ये फैसला अदालत करेगी तो अदालत को फिर किसी ये हुकूमत और अपोजिशन हमेशा क्यों होता है? कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दौर में भी यही मसला है। यही मामला आता है। नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में कभी इस तरह का मामला नहीं हुआ। आसान कभी भी ये देखिए 25 जनवरी को फिर वो खत्म हो गया, रिटायरमेंट हो गई बलूचिस्तान और सिंध के मेंबर इलेक्शन कमीशन। अब डेडलॉक पैदा हो गया। अब मामला ये है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उनकी मुशावरत से ये बनने होते हैं। सही। अब इमरान खान साहब जो है वो मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये अब अदालत ही फैसला करेंगे। ठीक है, कमेटी का डेडलॉक हो गया। मैं माफी चाहता हूँ, टाइम खत्म हो गया। असद खरल साहब, आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। आप सबका शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।